हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन को लेकर के। और वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है रिलेटेड टू चैम्पियनशिप मॉक टेस्ट जो कि संडे को होने वाला है, मतलब कल। और मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ बारीकियां आपसे शेयर करूंगा जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए जब मैं मॉक टेस्ट मैंने दिया दिसंबर 2019 के लिए, अभी जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। और वो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज जब मैं लाइव क्लास में रहता हूँ, नवदीप मैम के यहाँ स्पेशल क्लास में रहता हूँ, तो मैं अक्सर लोगों को ये क्वेश्चन करते पाता हूँ कि हमारे मॉक में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, परफॉर्मेंस गिर रही है, क्या करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको देखना बिकॉज अनअकैडमी बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहा है। मॉक टेस्ट के जो पेपर हैं, जो एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मॉक में जो भी थर्ड पार्टी उसको बना रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। हमें thankful, we are very much thankful to Unacademy for doing this because it will help us in assessing our performance कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कहते हुए कि जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो बिल्कुल भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक वो तरीका हो गया कि हमने प्रिपरेशन नहीं की तो हम एक तरीके से अपनी जो है मिस्टेक्स को, अपनी वीकनेसेस को छुपाने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मॉक है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ जो है चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए जब आप मॉक का एग्ज़ाम दे रहे हो और मॉक के एग्ज़ाम जो हो चुका है आपका, जब रिजल्ट आ गया मॉक टेस्ट का, उसके बाद भी। तो फर्स्ट जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे आप लोग दो। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि जो है मॉक टेस्ट को वो छोड़ देते हैं कि अभी हमारी प्रिपरेशन नहीं है, अभी हम उसको कुछ देर के लिए टाल देते हैं, बाद में कर लेंगे। वो बात कभी नहीं आता है। अगर आपने अभी उसको छोड़ा, बहुत जेन्युइन केस है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो चैम्पियनशिप का टेस्ट होता है जिसमें 11 से 12 आपका पेपर 1 होता है, उसके बाद 1 से जो है 3 आपका होता है कॉमर्स, फिर होता है 5 बजे तक मैनेजमेंट। वो इतना टाइम ड्यूरेशन तक बैठ पाना इज़ नॉट पॉसिबल। बट आप अपने आप से कमिटमेंट करो कि वो जो टेस्ट आप छोड़ चुके हो वो आप कब करने वाले हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको लाइव देना। क्योंकि अगर आप अभी उसको छोड़ करके 15 दिन बाद दे रहे हो तो आपकी वो सही परफॉर्मेंस असेस नहीं हो पाएगी। 15 दिन तक अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो 15 दिन में जो इंसान के 70 मार्क्स आए हैं वो 80 ला सकता है, और आप अपने 60-65 में ही खुश हो रहे हो। ठीक है, तो लाइव आप दो, आपको रैंक पता चलेगी कि आपके रैंक कहाँ है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इन दी सेम लाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लाइव देना, और मन से दो और बिल्कुल प्रिपरेशन करके दो। प्रिपरेशन मतलब आप कोशिश करो कि आप पेपर 1 अगर दे रहे हो तो आप पेपर 1 की पूरी एक बार वीडियोस देखो, उसके PDF देखो, उसके बाद आप तैयारी करो। हम सभी लोग जो हैं जो जून 2020 की प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी तो ऑलमोस्ट कितनी बार जो है पेपर 1 की क्लासेस हो चुकी हैं। कॉमर्स का जो यहाँ जो भी पेपर 2 आप लोग का, उसकी कितनी सारी क्लासेस जो हैं वो हो के कोर्स खत्म भी हो चुका है। तो आपकी प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट हो ही गई होगी, और अगर नहीं हुई है तो आप उसको कंटिन्यू रखो। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिया है या वो अपनी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, जो स्टडीज़ कर रहे थे कि यार एग्ज़ाम में कुछ पता नहीं है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा प्रीवियस एग्ज़ाम्स का एनालिसिस है। अगर सपोज एग्जाम्स सितंबर में होते हैं, मतलब मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल लॉजिकल एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से कोविड-19 का केस चल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है कोविड-19, मैं एक ही चीज़ आपको कह सकता हूँ कि हो सकता है 2020 में सिर्फ एक ही अटेम्प्ट हो आपका नेट JRF का। बहुत कम चांसेस है बिकॉज जो एग्ज़ाम है उसको 6 मंथ लग जाते हैं। अगर हमारा एग्ज़ाम सितंबर में भी होता है ना, और दिसंबर में नेक्स्ट एग्जाम इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्रोसेस इज़ सो लॉन्ग, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन, देन एडमिट कार्ड, देन एग्जाम, देन रिजल्ट, है ना। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिसंबर, इट कैन बी ऑन फरवरी और जनवरी 2021। तो आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है इट इज़ ओनली 2020 ईयर 2020 का ही आपके पास टाइम है। आपको उसमें ही या फिर नेट JRF क्लियर करना है या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप 2021 तक जाओ। कभी हम सोचते भी हैं 2021 का तो एकदम से डर लग जाता है कि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी, है ना, नहीं होगा। तो मैं नेगेटिव बातें आपसे नहीं करना चाहता। मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पस है जस्ट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड यू। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो हम मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे। मॉक टेस्ट लाइव दो, मन से दो, पढ़ के दो, है ना, जिससे आप लोगों का जो है परफॉर्मेंस वो करेक्ट इवेल्युएट हो सके। नेक्स्ट जो मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया है, हम जब पूरे के पूरे जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन से पूरे कर लेते हैं, ये मेरे साथ बहुत होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं हम लोग।
एक ऑप्शन है उसको सोचने में लग गए, हाँ इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बाद में जब अपन उसका रिजल्ट देखते हैं तो जो क्वेश्चन अपन ने, जो आंसर, जो ऑप्शन अपन ने पहले सेलेक्ट किया था वो सही निकलता है और जो बाद में किया था वो गलत निकलता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। क्योंकि फर्स्ट साइट में आपके मन में वो क्लिक कर जाता है, फिर आप उसको इतनी ज़्यादा, उसकी माइंड मैपिंग, इतना ज़्यादा उसका रिलेशनशिप क्रिएट करते हो जिससे आपका जो सही आंसर है वो दब जाता है, और जो है ना उटपटांग जो ऑप्शंस हैं वो उससे हावी होकर के आप उसको सेलेक्ट कर देते हो और वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग को आप रिड्यूस करो। और एक चीज़ मैं आपको फोकस करूँगा ओवर थिंकिंग से, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा पहले कि आपकी एक्टिव जो है रीडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। आप एक्टिवली उसको पढ़ो भी अच्छी तरीके से। एक्टिवली पढ़ने का मतलब ये है कि एक पॉइंट को, जो भी सेंटेंस दिया उसको अच्छे से पढ़ो, उसका ऑप्शन आप करो, देन नेक्स्ट में चला जाओ। बिकॉज इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो कि रिव्यू भी नहीं कर पाते हैं पूरा का पूरा पेपर। तो बेटर है कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि पूछते रहते हैं डीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन में कितना होना चाहिए टाइम, कितना अपने को सॉल्व करने में अपने को टाइम लगना चाहिए। जितना भी टाइम लगे, टोटली डिपेंड्स ऑन डीआई। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। मैं इसका आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। दिसंबर 2019 में 5 डीआई के क्वेश्चन आए, मेरे सिर्फ 3 करेक्ट हो पाए, 2 इनकरेक्ट हो गए। क्यों? बिकॉज मेरी उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और मैं उस टाइम पे, दिसंबर 2019 से पहले जो मॉक क्रिएट करता था, 10 बजे सुबह मॉक हुआ करते थे पेपर 1 के, मुझे अच्छे से याद है, उसमें मैं कैलकुलेटर यूज़ करता था। और वहाँ पे सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और मैं बिल्कुल तड़पने लगे, जैसे कि मछली बिना पानी के तड़पती है ना, वैसे कि कैलकुलेटर चाहिए या मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें छोड़ देता हूँ, आगे क्वेश्चन में चला जाता हूँ। और वो क्वेश्चन बाद में जब मैंने देखा, जब आंसर किया है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। अब आप सोचो। और मतलब, और अब मुझे इतना उसके बारे में, वैसे तो जो चीज़ बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। मतलब जब 2-4 नंबरों से कोई इंसान रह जाता है और वो 2-4 नंबर जो है उसके आ सकते थे अगर उसकी कैलकुलेशन अच्छी होती, तो एक अलग ही अच्छा नहीं लगता उसको, उसके बारे में सोच करके। तो कैलकुलेटर का आप यूज़ मत करिए, धीरे धीरे उसको छोड़िए, है ना। आप अपना टाइम, अगर आपको लग रहा है 10 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट आप लीजिए, आपका डेफिनेटली 5 मिनट हो जाएगा इफ़ यू विल डू प्रैक्टिस रेगुलरली। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करिए। थोड़ा फास्ट आप करेंगे तो एग्जाम की तरह उसको ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है परफॉर्मेंस असेस करेंगे। मॉक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं 50 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय दे रहे हैं, जिससे आपको पता चले, एग्जाम वाली फीलिंग है कि आप उसको कैसे कर रहे हो, है ना। इनएप्रोप्रिएटली अगर आप उसको करोगे तो इट विल नॉट हैव एनी यूटिलिटी और यूज। कैलकुलेटर अवॉइड करिए, टाइम लग रहा है, लगने दीजिए आप। अब जैसे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में नहीं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा भी आप आराम से प्रैक्टिस करो, उसमें तो 1 घंटा रहता है, 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसके अलावा जो आपके पास टाइम है आप उसमें प्रैक्टिस करो, और डीआई में उसका यूज होगा, आप जल्दी कर पाओगे डीआई। ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस, जो है वो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जो मिस्टेक्स उसकी होती हैं वो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपसे ये पर्सनली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एनालिसिस तो बहुत लोग बोलते हैं कि करो, पर एनालिसिस ऑन दी सेम डे करो आप, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपने वो आंसर सेलेक्ट किया था जो कि गलत निकला है। और पता है आपका जल्दी भी हो जाएगा मॉक टेस्ट का एनालिसिस, है ना। अगर जितना टाइम आप लगाओगे 4 दिन बाद तो आपको सब कुछ नया नया लगेगा। और क्या साइकोलॉजी आपने की थी, ये मैं खुद आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो जो गलतियां हैं वो रिपीट होती रहती हैं। क्यों रिपीट होती है? पहली चीज़ तो वो एनालिसिस नहीं करते, दूसरी चीज़ एनालिसिस वो बहुत लेट करते हैं। क्या चीज़ उनको उस वक्त क्लिक की थी वो उनको पता ही नहीं होता, और वो चीज़ वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर जाती है। वो उसको इंप्रूव ही नहीं कर पाते, वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करो, उसमें से मैंने एक चीज़ आपको बताई कि एनालिसिस आप करो ऑन दी सेम डे करो, जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रैक्टिस क्या है और जो क्वेश्चन आपसे जो है गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, आपने उस वक्त क्या सोचा कि आपका जो है वो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम देख रहे हैं चाहे वो स्पेशल क्लास हो, चाहे वो आपका कुछ भी, कोई भी क्लासेस चल रही हैं, पेपर 1 पे बहुत ही ज़्यादा फोकस हुआ जा रहा है और पेपर 2 पे लोग उतनी फोकस नहीं कर पाए। चाहे कोई भी पेपर 2 है, वो चाहे कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, पेपर 2 पे भी आप टाइम दीजिए, क्योंकि पेपर 2 भी अपने आप में 100 क्वेश्चन उसमें रखता है। ठीक है। और आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करिए अपना स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल की। आधे दिन में आपको पेपर 2 करना है, आप वीडियोस देख सकते हैं, आप पीडीएफ देख सकते हैं, जो आपको सूट करे। बार बार वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। आप बहुत बार वीडियो देख चुके हैं, आपको बिल्कुल अब लग रहा है कि यार मैं जल्दी कर सकता हूँ, तो आप पीडीएफ रेफर कर सकते हो। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, पर दोनों का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है। बीच में पेपर 1 बहुत ज़्यादा करने लग गया था। होता क्या है, पेपर 2 जब आप बहुत फोकस करो ना, सारा सारा दिन पेपर 2 कर रहे हो, मतलब 1 महीने तक पेपर 2 चल रहा है, बिकॉज वो लेंदी होता है। पेपर 1 में कम नंबर आते हैं, पेपर 2 में अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब पेपर 1 में जब फोकस कर रहे हैं तो पेपर 2 बिगड़ रहा है, पेपर 1 अच्छा आ रहा है, तो 50-50 करोगे तो वो भी अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा, आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे। तो एक मैनेजमेंट करके चलो कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। 50% इज फॉर पेपर 2 एंड 50% इज फॉर पेपर 1। इस तरीके से अपना डेली रूटीन आप डिसाइड करो।
अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होता कि कैसे हमको सॉल्व करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है असर्शन और रीज़न का। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी का यूज़ नहीं करते हैं। हिंदी जो देते हैं एग्ज़ाम वाले, उसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे जो आपके आंसर्स है वो हिंदी पढ़ के ही आ जाते हैं और हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। अनअकैडमी में तो जो है हिंदी नीचे दी होती है, पर वहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है। मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन दिसंबर 2019 के सही इसीलिए हुए बिकॉज हिंदी में हमको वो समझ में आ गया, पर इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम अच्छी तरीके से रिलेट नहीं कर पाते। तो हिंदी भी आप पढ़ो, ठीक है। और हिंदी पढ़कर ये हिंदी सबके लिए कॉमन है। मैं किसी सिर्फ असर्शन और रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, असर्शन रीजन के बारे में भी बताऊंगा। हिंदी इज कॉमन फॉर ऑल। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू कैन स्विच टू हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अब असर्शन रीजन में क्या है? असर्शन रीजन में क्या है, अगर आपको असर्शन दिया, रीजन दिया, इफ दे आर रिलेटेड इन एनी रिस्पेक्ट देन इट इज ट्रू, है ना। दोनों ट्रू होंगे और वो रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा होगा। और थोड़ा बहुत भी उसमें सिमिलैरिटी, थोड़ा बहुत उसको पढ़ो आप, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करो आप, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाओगे, और जब रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया तो उस केस में गारंटीड है कि आपका जो आंसर है वो ए ही होने वाला है। ए मतलब जनरली ए जो होता है कि दोनों जो है वो करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन असर्शन का, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है, सपोज असर्शन जो है वो कुछ और चीज की बात कर रहा है और रीजन जो है वो किसी और चीज की बात कर रहा है, मतलब दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड, ठीक है। नेगेटिव जनरली जो आता है आपके स्टेटमेंट या असर्शन में जनरली नॉट आ जाता है। नेगेटिव ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, मोस्टली जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, नॉट जो चीजें आ जाती है ना वो अक्सर गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ना कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इफ दे आर रिलेटेड इन एनी रिस्पेक्ट देन यू हैव टू सेलेक्ट both are correct and they are justifying each other. And if I am talking about if they are not related, if they are talking in a very different sense, then I will recommend you to choose the answer which means both are true and they are not at all, अगर दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट और दोनों सही हैं, ठीक है, तो आप बी वाला आंसर जो है, जो अक्सर होता है कि दोनों सही हैं और जो है वो रीजन जो है वो असर्शन का सही नहीं है या जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, वो सही होता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में हम सब जानते हैं एक बहुत ही फेमस रूल है एलिमिनेशन रूल, वो फॉलो होता है। एलिमिनेशन रूल को फॉलो करिए, ठीक है। और मैं आपको पहले भी एक बार एक वीडियो में बता चुका हूँ और अब भी मैं बता रहा हूँ, सारे ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है, आपका जो भी आपने ऑप्शन चूज किया है वो सही है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है हम जल्दीबाजी में ओवरलुक कर जाते हैं और छोटी छोटी, मेरे साथ अभी हुआ MRTP का आया, तो वो MRTP का एक कॉमर्स में MCQ आया जिसमें मोनोपोलीज था और मैंने जस्ट देखा अरे मोनोपोलिस्टिक होता है, मोनोपोलिस्टिक में मैंने मार्क करके मैं आगे बढ़ गया। और बाद में जब अपन ने वो देखा कि यार इतना मतलब ईजी क्वेश्चन जो अपन को मतलब आराम से नंबर मिल सकते थे, वो हम लोगों ने मिस कर दिया, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक्टिव रीडिंग स्किल्स आप अपनी रखो, जिसकी वजह से आपका टाइम भी कम लगे, आपका आंसर भी सही हो जाए और पूरा पेपर भी समय से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या है, कट ऑफ का नहीं है क्या, कैसा है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तो एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं इतना बड़ा अभी हुआ नहीं हूँ। जहाँ तक मैं लोगों को देखता हूँ, जहाँ तक मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, अगर सपोज 2020 में अगर एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ एक बार होता है, 2 बार नहीं होता जो कि अक्सर हुआ है, तो कंपटीशन ऑब्वियसली हार्ड होने वाला है। बिकॉज आप खुद सोचो कि जून और दिसंबर दोनों के जो लोग हैं वो अपीयर होने वाले हैं। जो दिसंबर वाले थे उनके पास भी अब इतनी बार जो है ना प्लस कोर्सेज आए हैं, इतनी बार जो है स्पेशल क्लासेस लगी हैं, इतनी बार कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, तो उनको भी अब एक तरीके से वो चीज़ आने लग गई है। तो मैं आपको बिल्कुल भी उसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। मैं ये आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, आपका जो है प्रिपरेशन रुकी हुई है, तो उसको रोकिए मत, उसको बिल्कुल गाड़ी की तरह दौड़ाइए। बिकॉज आपको पता नहीं है कि जो पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर करके उसको याद हो कि पता नहीं वो कहाँ तक पहुँच चुका है, आपको इवन खुद नहीं पता। और फिर बाद में वही इंसान जो है वो कट ऑफ और ऊपर हाई लेके जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर होल प्रिपरेशन और फॉर एग्जाम ऑल्सो। तो यही एक चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहता था, आपको मैं शेयर करना चाहता, जो कि अक्सर लोगों के मन में आता है कि सर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे और इसको आप अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपके पॉजिटिव रिजल्ट मतलब आपके जो है मार्क्स वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आई होप आपको हेल्प हुई होगी उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। हैव ए वेरी नाइस डे अहेड।